हेलो गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए सीधे आज की सेशन की ओर चलते हैं। आज हम लोग एसएससी CHSL टायर 1 का 24 नवंबर का शिफ्ट 3 का पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। 25 क्वेश्चन के लिए आपको 25 यूनिक अप्रोच और स्मार्ट ट्रिक्स के साथ ये प्रश्नों को हल किया जाएगा। चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, किसी वस्तु को 25% छूट पे बेचा जाता है, यदि अंकित मूल्य 800 रुपया हो तो विक्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य दिया हुआ है, उस पर 25% का डिस्काउंट मिलता है, तो उसका क्या पूछ रहा है हमसे? सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, यानी विक्रय मूल्य। 800 रुपया हमारा क्या है? विक्रय मूल्य। 25% का छूट देता है। 25% का छूट का अर्थ हो गया 4 रुपया पे 1 रुपया का छूट। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है। 4 पे 1 रुपया का छूट देता है, तो कितना में बेचता होगा वस्तु को? तो कहेगा सर 3/4 में बेचता होगा। 200 गुने 3 कितना हो जाएगा? 600 रुपया। सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो गया? 600 रुपया। एक तरीका तो ये है। एक तरीका और आप देख सकते हैं, मार्क प्राइस हम 800 रुपया दिया हुआ है, इस पे 25% का डिस्काउंट देता है। क्या देता है? 25% का। अगर हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? हुआ सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। इस पे 25% का डिस्काउंट, 1% कितना हो गया? 8 रुपया। इसका 25% गुना करना, माइनस 200 रुपया का वो छूट देगा। तो एसपी हमारा क्या हो जाएगा? रहेगा सर 600 रुपया। आप इस तरीका से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। जो तरीका आपको बेहतर लगे या दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में जो तरीका आपको हिट करे, आप दोनों तरीका हमसे कोई तरीका अपना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1200 रुपए की वस्तु पर 15% का छूट देने पर छूट की राशि ज्ञात कीजिए। पिछले वाले प्रश्न में क्या था? हमको सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा था, कितना छूट दे रहा है पता नहीं। इस बार हमसे क्या पूछ रहा है? छूट वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो 1200 रुपया पे 15% का छूट देता है, तो यहाँ देख सकते हैं इसका 1% 12 रुपया हो गया। इस पर 15% का छूट देता है, तो 12 गुने 15 मतलब कितना? 180 रुपया का छूट मिल रहा है। आप सिंपल गुना करके यहाँ से निकाल सकते। अगर आपको बनाना है तो देखिए, 1200 रुपया पे 15% का छूट देता है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, 3/20। 20 छक्के 120, 60 गुने 3 कितना हो जाएगा? 180। आप सिंपल यहां से देखते, कोई संख्या अपने आप का 100% होता है, दाई ओर से एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 10%, तो 10% इसका 120 हो गया, उसका आधा कर देंगे तो 5% कितना हो जाएगा? 60। 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 180। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज मेटल प्लेट का आकार 3x-2 सेंटीमीटर और x+4 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला है। यदि परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होता है? चारों बाउंड्री का जितना एरिया मतलब जितना घेरा रहता है वह चीज होता है, मतलब चारों ओर को जितना भाग वो एरिया घेरता है, यानी बाउंड्री को घेरता है, वो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप, चतुर्भुज देखिएगा तो किस प्रकार का घेरेगा ये? देखिए 2 इंटू लंबाई गुने जोड़ चौड़ाई कर सकते हैं, तो 3x-2 जोड़ x प्लस 4, ये कितने के बराबर है? 48 के बराबर। ये दिया हुआ है, 2 से काट दीजिए 24 बार में। 4x प्लस 2 बराबर 24। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 22। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? x का मान आ जाएगा 5.5। x का मान कितना आ जाएगा? 5.5। जितना पूरे बाउंड्री को घेरता है वह क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो परिमाप जब घेरेगा, यह समानांतर चतुर्भुज इस प्रकार का है, मान के चलिए ये चतुर्भुज है, इसका लंबाई 3x-2 है, तो लंबाई दोनों तरफ क्या हो जाएगा? 3x-2। चौड़ाई है x प्लस 4, इधर भी x प्लस 4 तो इधर भी x प्लस 4 हो जाए, मतलब पूरा एरिया बाउंड्री जितना लेगा वही उसका परिमाप के बराबर होता है, इसलिए 2 के गुना इतना कर दिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक शंक्वाकार नोजल का आयतन 231 सेंटीमीटर है, यदि आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक शंकु बना हुआ है इस प्रकार का, जिसका त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो है हमारा वह 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमको पता नहीं है,
तो शंकु का आयतन क्या होता है, सभी लोगों को पता होगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है 3.5, इसको हम 7/2 लिख सकते हैं। प्रश्न में हमारा दिया हुआ है इसका आयतन 231 सेंटीमीटर। यहां से काट दीजिए जो कट रहा है। देखिए 7 से 7 खत्म, 11 बार में 11 दूनी 22, फिर 11 से 231 कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकन 21, 7 तिया 21। यहां से h इंटू एच होगा, h बराबर कितना हो जाएगा 18। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर इंटू एच लिख दिए बराबर 231, h बराबर कितना 18। ये हमारा कितना निकल गया 18। हमसे क्या पूछ रहा है त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए, सिंपल से हम त्रियक ऊंचाई निकाल सकते हैं। साइलेंट एट एल बराबर क्या होता है 18 का स्क्वायर जोड़ 7/2 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, 7 का स्क्वायर 49/4। ठीक है, 324 को 4 से गुना कीजिए 1296 जोड़ 49/4। 1296 में 49 जोड़ना है, मतलब 4 इसको दे दीजिए 1345/4। 1345/4 कैसे किए, 4 इसको दे दिए 1300 और 45 बच गया 1345/4। इसको काटिए 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 2, 6 चुका 24, 336 दशमलव समथिंग आएगा। ये किसका अंडर रूट के बराबर होता है, तो कहिएगा 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 336 किसके किसके स्क्वायर के बीच में 18 और 19 के स्क्वायर के बीच में, 18 और 19 के स्क्वायर के बीच में 336 है। 18 का स्क्वायर 324 होता है और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, सभी लोग को पता भी होगा 361। ये इसके बीच में आ रहा है, तो आंसर जो हमारा आएगा वो 18 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 18 से एक ही ऑप्शन ज्यादा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान था प्रश्न था। सबसे पहले शंकु का हाइट निकाल लिए, यहाँ से शंकु का हाइट हमारा 18 आ गया, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर था, तो साइलेंट हाइट हमारा कितना हो जाएगा 18.3 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 और 2 के बीच अप्रमेय संख्याएं कितनी होगी। अप्रमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो नन टर्मिनेटिंग हो और नन रिपीटिंग हो, जो नो बार बार ना दोहराता हो, जो कभी ना समाप्त होता हो। यानी 1 और 2 के बीच हम बहुत संख्या लिख सकते हैं, कैसे 1 3 4 5 3 2 6 3, ये अनंत तक जाएगा, बट क्या होगा ये रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा तो कितनी संख्या हम लिख सकते हैं इनफिनाइट, अनंत लिख सकते हैं। 1 और 2 के बीच 1.24, इसको हम 1.43 कुछ भी लिख सकते हैं, वह संख्या जो रिपीट ना हो और जो कभी समाप्त ना हो, अनंत तक चलता रहे, ये क्या हमारा कहलाएगा अनंत संख्या कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पुल में समानांतर चतुर्भुज के आकार का है के धातु के सहारे हैं जिनकी आसन कोण 5:4 के अनुपात में है। समानांतर चतुर्भुज है इस प्रकार का जिनके आसन कोण 5:4 में। आसन कोण क्या होता है, किन्हीं भी दो समानांतर भुजा, ये भुजा अगर 5 है ये 4 है, इसको 5x मान लीजिए, इसको 4x मान लीजिए। हम लोग जानते हैं कि ये इन दोनों कोणों के एडजेसेंट एंगल मतलब आसन कोण के बीच का कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 180 डिग्री का बनाता है। हम कह सकते हैं 5x + 4x बराबर 180 डिग्री, 9x बराबर 180, x बराबर कितना 20 डिग्री। x बराबर जब हमारा 20 डिग्री निकल के आया, हमसे क्या पूछ रहा है बड़ा कोण का अंश कितना होगा। बड़ा कोण कितना माने हैं 5, तो 5 × 20 कितना हो जाएगा 100 डिग्री। बड़ा कोण कितना 100 डिग्री के बराबर। कुछ नहीं था, ये कोण इस कोण के दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। जब ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री हुआ तब 5x + 4x बराबर 180 डिग्री, यहाँ से 9x बराबर 180 डिग्री, एक कोण कितना निकल गया x बराबर 20 डिग्री। तो आराम से निकाल सकते हैं, बड़ा कोण पूछे या छोटा कोण पूछे निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक फुटपाथ
पर त्रिकोण के आकार की टाइल लगी है जिसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके अर्ध परिमाप 21 सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज की अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ट्रायंगल है जिसके अंतर्गत एक वृत्त बना है, हमसे क्या पूछ रहा है, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है। ये टाइल लगाओ, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, सभी लोग को पता होगा, आर बराबर क्यू बटे एस। मतलब क्यू होता है क्या, त्रिभुज का एरिया, और एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। आर बराबर त्रिभुज का एरिया दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर भी दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा क्या निकल के आया यहाँ से, 4 सेंटीमीटर। कोई भी आप चीज सिंपल देख सकते, फिगर बनाना जरूरी भी नहीं था, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, अंतर त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर बराबर क्यू एस बटे एस। क्यू होता है त्रिभुज का एरिया और एस होता है सेमी पेरीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा पिरामिड की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। आज का सेशन इसलिए ज्यादा तेज चल रहा है क्योंकि हम 15 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न को, ये चीज अप्रोक्स भी आपको सिखाना है, कैसे कैसे प्रश्न को जल्दी टेकल करेंगे। एक पिरामिड का आयतन हमें पूछ रहा है। पिरामिड का आयतन क्या है, सभी लोग को पता होगा। देखिए पिरामिड का आयतन क्या होता है, आयतन होता है 1/3 गुने बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 गुने बेस एरिया इंटू हाइट होता है। 1/3 लिख दीजिए। बेस एरिया हमारा किस बना का हो, एक समबाहु त्रिभुज का बना। सिर्फ हमें ये देखना है प्रिज्म पिरामिड में जब भी प्रश्न आए तो हमें क्या देखना है, उसका बेस एरिया किसका बना हो। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक भुजा किसकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर की एक भुजा है, तो भुजा स्क्वायर क्या होता है, 12 गुने 12। हाइट कितना दिया हुआ है, पिरामिड की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, गुने 8 कर दीजिए, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12 से 12 खत्म, 12 8 96, 96√3 कितना आया, 96√3। ऑप्शन भी हमारा है 96√3। पिरामिड का आयतन क्या होता है, 1/3 इंटू बेस इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। प्रिज्म और पिरामिड में कंफ्यूजन होता है, जब प्रिज्म रहे तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है उसका वॉल्यूम, अब पिरामिड रहे तो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 वस्तुओं को बेचकर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो इस प्रश्न में हमें क्या देखना है, लाभ किसके रूप में मिल रहा है। जिस रूप में वस्तु का लाभ मिले वही वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होता है। सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को क्या पकड़ना है, लाभ किसके रूप में मिल रहा है। देखिएगा विक्रय मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के पर विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। मतलब 3 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। लाभ जिस रूप में रहे वही वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होता है। इस लाइन को रामबाण मान लीजिए। क्या, तो लाभ जिस रूप में हो वह क्रय मूल्य के रूप में हो, क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य के रूप में रहो तो पूरा वस्तु क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट जो दिया है वह विक्रय मूल्य के रूप में है, तो प्रॉफिट हमारा 3 रुपया दिया हुआ है। और ये 15 रुपया बेचकर इसको हमको नहीं देखना, ये 15 जो हो जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एसपी। क्यों कहलाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एसपी बराबर हमारा कितना, 15। यहां से सीपी निकल जाएगा, सीपी 12 हो जाएगा। सीपी क्या निकल जाएगा, 12 रुपया। कैसे निकाले एसपी 12, तो कहिएगा सर जिस रूप में वस्तु को लाभ या हानि हो वही वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होता है। यहाँ लाभ जो हो रहा है तो वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो ये 15 रुपया हमारा क्या कराएगा, सेलिंग प्राइस कराएगा। प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ 3/12 गुने 100, कह सकते हैं 25%। क्या हो जाएगा, 25%। आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, 25%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सिर्फ यही देखना है वस्तु को लाभ या हानि किस रूप में मिल रहा है, वही वस्तु का क्रय मूल्य। अगर यहाँ देता प्रश्न में क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो ये 15 रुपया हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 20% की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता हो
₹2920 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 2.5 वर्ष का ब्याज जो है ₹2920 है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्न में आपको मूलधन को अपने हिसाब से कुछ मान लीजिए और ट्री मेथड से लगाइए। हम ट्री मेथड ना लगा के हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव वाला। देखिए 20% है 2.5 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए 20-20% लेगा वह, एक बार कितना लेगा 10%। क्यों, क्योंकि 6 महीना पर ब्याज लेगा, तो पूरे साल भर के लिए 20%, फिर साल भर के लिए 20%, 2 साल हो गया, और 6 मंथ के लिए कितना ले लेगा 10% ब्याज। प्रतिशत लिख दीजिए, लगा दीजिए सब में, ये प्रतिशत लगा। इसका किन्हीं दो का हम सक्सेसिव ले लेते हैं। पहले दो का हम सक्सेसिव लेंगे, कितना आ जाएगा 20 जोड़ 20 प्लस 20 गुने 20 बटे 100। सभी लोग को पता होगा सक्सेसिव, ये 44% आ जाएगा। अब 44 और 10 का लेना है, 44 प्लस 10, 44 गुने 10 बटे 100। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा 54 और 4 58.4। टोटल ब्याज हमारा कितना निकल गया 58.4। कब, जब पी हम प्रिंसिपल मानते हैं 100 रुपया, ये ब्याज 2920 के बराबर है, तो कंपेयर कर दीजिए। 2920 रुपया किसके बराबर है, 58.4 के बराबर। 100 पे कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है आपसे। एक पॉइंट उड़े जाएगा, 0 और यहां आ जाएगा, ठीक है। काटिए, 5 बार में ये खत्म हो जाएगा। 5 बार में 584 गुने 5 कितना हो जाता है 2920। 5 पे 3 जीरो, 5 पे 3 जीरो, आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा केस में जब हम सक्सेसिव मानते हैं तो पी को क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं। इससे आसान तरीका आपको इस प्रश्न में और नहीं मिलेगा, सक्सेसिव से आसान। हम 20% का 2 बार सक्सेसिव लगाए तो हमको पता होगा 20-20 40 और गुने 4 44% हो जाएगा। 44 को 10% के साथ फिर सक्सेसिव लगाए, 58.4% का वैल्यू आ जाएगा। 1% का वैल्यू कितना निकल जाएगा, गुने 100 कर सकते हैं। 29/20 58 गुने 4, आप यहाँ का प्रतिशत लगा सकते हैं। चलिए, और कोई रास्ता है, बिल्कुल है रास्ता। आप इसको सक्सेसिव से लगा सकते हैं, ट्री मेथड से लगा सकते हैं। 5 से 6 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया, फिर 9 से 10 हो गया, फिर उसको घटाइएगा, उसके इतना बराबर कीजिएगा, आंसर आपका वहां से भी आ जाएगा, आप जैसे बनाइएगा। एक तरीका और है, 20% है तो 5 से 6 हो जाएगा। ये देखिए 5 से 6, फिर 5 से 6, ये 10 से 11, यहां से भी बना सकते हैं आप। ये 250 हो गया, 36 गुने 6 396, यहाँ से आपका निकल जाएगा 50 और 96, ये निकल जाएगा 50 और 6 4 1 146 रुपया आपका ब्याज निकला। ये 146 रुपया 2920 के बराबर है। ये कितना गुना है, 20 गुना है। ये 20 गुना है तो आप इसको भी 20 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ से भी 5000 आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, सक्सेसिव से भी बना सकते हैं और रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, बट आसान जो आपके लिए होगा क्या, सक्सेसिव वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 14, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। 14, 21 और 28 तीनों से विभाजित हो। हम देखेंगे सबसे पहले 21 में हमें क्या क्या आता है, 3 और 7। अब देखेंगे 3 से कौन कौन संख्या विभाजित है। 42 3 से विभाजित है, 84 भी 3 से है, 140 3 से नहीं है, ये नहीं है। नहीं है क्या, 3 से विभाजित क्या ना, जिसका सम 3 आ जाए, ये दोनों का नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन हमारा यही खत्म हो गया। अब 28 से विभाजित हो रहा है तो मतलब 4 से भी विभाजित होगा और 7 से भी विभाजित होगा। 4 से वैसी संख्या विभाजित होती है जिसका 2 डिजिट 4 से विभाजित हो। 84 का तो 4 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 42 4 से विभाजित नहीं हो रहा। एक ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 84। आप सिंपल इसका एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं। 14, 21 और 28 का एलसीएम लीजिएगा तब पर भी 84 आएगा। देखिए 14, 28 और 21 का एलसीएम भी लीजिएगा, का एलसीएम ले सकते हैं, वही सबसे छोटी संख्या होगा। सबसे छोटी क्या हो जाएगा एलसीएम, 84। 84 से तीनों संख्या कट रहा है, आपका एलसीएम भी कितना निकल का आएगा 84। या तो आप एलसीएम लेकर बना सकते हैं, छोटा है तो आराम से एलसीएम ले सकते हैं। जब बड़ा नंबर रहे तो हम क्या करें, डिजिबल चेक करेंगे, इससे कट रहा है संख्या, जो आसानी से हम हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कॉलेज में 600 फैकल्टी सदस्य हैं, जिनमें से 40% महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। पूरे फैकल्टी की औसत ऊंचाई क्या हो गया। ये प्रश्न क्या है, एलिगेशन का है, इसमें ओरिजिनल डाटा से हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमें रेशियो चाहिए
एवरेज निकालने के लिए, टोटल ऊंचाई के लिए हमें क्या चाहता है, चाहिए रेशियो चाहिए, ओरिजिनल डाटा चाहिए नहीं। पुरुषों का औसत ऊंचाई देखिए, मेल है और फीमेल है, फीमेल 40% महिलाएं, कितना है 40% महिलाएं। अगर किसी सदस्य में 600 में 40% महिलाएं हैं तो पुरुष कितना होगा, तो कहिएगा सर 60% पुरुष जरूर होगा। ये 40%, ये कितना हो जाएगा 60%। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 मीटर सेंटीमीटर है, 170 सेंटीमीटर पुरुषों का है, और महिलाओं का कितना है 160 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या प्रश्न आ गया, पूरे क्लास का एवरेज पूछ रहा है, ये तो हमसे वेटेज एवरेज भी पूछ रहा है ना भैया, क्या पूछ रहा है, तो वेटेज एवरेज। तो सिंपल हम जो कट रहा है ऊपर वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम खत्म कर सकते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 2 बार में, और ये 3 बार। तो क्या आ गया 3:2 का जो रेशियो है हमारा 170 और 160 में है। हम क्या लगा सकते हैं, वेटेज एवरेज लगा सकते हैं। देखिए हम या तो नॉर्मली गुना करके बना सकते हैं या वेटेज एवरेज भी लगा सकते हैं इस प्रश्न। हम वेटेज एवरेज हम औसत क्या मान लिए 160 मान लिए, ये औसत से कितना ज्यादा है, तो कहेंगे सर 10 ज्यादा है, कितने लोगों पर, तो 3 लोगों, कितना 30। जितना एवरेज ज्यादा आ रहा है वह क्या होगा, सभी में बटेगा। एवरेज कितना ज्यादा आ रहा है, 30 ज्यादा आ रहा है, कितने लोगों पे है, 3 और 2 5 लोगों पे, 5 से भाग दे रहे हैं 60, एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 166। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है क्या, हम नॉर्मली इसको गुना भी कर सकते हैं, 70 गुने 3 कितना हो जाएगा 510, 160 गुने 2 कितना 320, 0 3 5 3 8, इसको किससे भाग देना है, 3 तो 5 दे दीजिए, 16 पचे 80, 0 166। हम वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं, नॉर्मली गुना करके भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो बस 300 किलोमीटर की दूर एक दूसरे की अलग अलग शहर के दूसरे की ओर चलती हैं। देखिए एक बस है यहां से 300 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है, दो बस है एक दूसरे की ओर चलती है। पहली बस की गति 50 किलोमीटर की और दूसरे बस की गति 70 किलोमीटर। एक बस जो यहां से चला ए बिंदु से, मान के चलिए इसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा बस क्या है बी से चला यहां से इधर की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब विपरीत दिशा में हो तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन चाल। डिस्टेंस हमारा कितना है 300 किलोमीटर और दूरी कितना हो जाएगा 50 और जोड़ 70, 300 बटे 120, 0 से 0 खत्म, 6 पचे 30, 6 दूनी 2.5 घंटा। कितना घंटा हो जाएगा 2.5 आवर। सिंपल आप देख सकते थे, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है। विपरीत दिशा में जा रहा था 7 5 12 120, 0 0 खत्म, 30 बटे 12 आ जाता, 30 बटे 12, 5 बटे 2, यहां से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं 2.5। बट समझने के लिए हमें इतना करना जरूरी है। जब दो विपरीत दिशा में जाए तो उसका स्पीड क्या होता है, ऐड होता है। जब सेम दिशा में रहे तो स्पीड क्या होता है, माइनस होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीन दोस्त ने एक मोबाइल ऐप कंपनी शुरू किया, ठीक है। अर्जुन ने 1,20,000, बीना ने 90,000 और चारू ने 1.5 लाख रुपया का निवेश किया। एक साल के बाद 72,000 का लाभ होता है, तो लाभ में बीना का हिस्सेदारी क्या होगा। टोटल टाइम कितना है 1 साल, ठीक है। टाइम हमारा क्या हो गया यहाँ कांस्टेंट हो गया। तो प्रॉफिट को हम किसके रूप में बांटते हैं, तो कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में बांटते हैं। किस रूप में प्रॉफिट को बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में। P बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रूप में बांटते हैं। 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, अर्जुन को हम ए से लिखते हैं, बीना को बी से लिख देते हैं और चारू को सी से लिख देते हैं, ए बी सी। 3 व्यक्ति हैं तो तीनों का 1 साल तक बिजनेस में रहता है, तो यहाँ टाइम क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। जितना वो पूंजी लगाया वही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। रेशियो देखिए 4 जीरो सभी में कॉमन है, काट दीजिए। प्रश्न में 1,20,000 सभी में 4 4 जीरो कॉमन है, 1,20,000 में भी 4 जीरो, 90,000 में भी, अब
1.5 लाख में भी चार्जेस। क्योंकि हमारे लिए रेशियो निकालना था, तो जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये 12, 9 और 15 ये आ गया। अब इसका और छोटा रेशियो कर लीजिए, कट रहा है 3 से ही कट रहा है, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, ये 3 रेशियो आ गया। ठीक है, अभी 1 साल के बाद 72,000 का लाभ होता है। लाभ में बिना की राशि क्या कीजिए, हमारा जो लाभ हो गया, प्रॉफिट हमारा जो निकला, ये पी बराबर, ये कितना निकला है, 4 3 7 5 12, 12 रेशियो का वैल्यू कितना है, 72,000 के बराबर। 12 रेशियो का वैल्यू है 72,000। हमारे अनुसार 12,000 का टोटल लाभ होता है, 4 3 7 5 12, प्रश्न के अनुसार 72,000 का लाभ होता है। पूछ क्या रहा है हमसे, लाभ में बिना का, तो 3 का हिस्सेदारी हमसे पूछ रहा है। ये कितना गुना है, यहां से देखिएगा, कहेगा ये इसका 600 गुना है, 6,000 गुना है। कितना गुना है, 6,000। इसका भी 6,000 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18,000। कितना हो जाएगा, 18,000। बहुत ही आसान सा है। क्या है कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट पर कोई इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रूप में बांटते हैं। टाइम क्या है यहाँ पे, 1 साल, प्रत्येक को 1 साल। टाइम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जब टाइम कांस्टेंट रहे तो हमारा इन्वेस्टमेंट किसके रूप में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट के रूप में। यही चीज हम बांट दिए, तो हमारा प्रॉफिट जो हो गया 4 3 7 5 12, 12 का रेशियो का वैल्यू 7200 रुपया है, एक रेशियो का वैल्यू कितना, 6,000 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, बिना, बिना कितने रेशियो के बराबर लाभ कमाता है, 3 का, 3 का हम निकाल दिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 73 96 का वर्गमूल क्या है, 96। हम यूनिट डिजिट से जब भी हमको वर्गमूल निकालने दे तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट पकड़ेंगे। 6 किस किस का वर्गमूल हो सकता है, कहिएगा सर 4 का और 6 का। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36। और किसी संख्या में 6 आएगा लास्ट में वर्ग करने पर, तो नहीं आएगा। देखिए 4 और 6, 0 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 2 नहीं, एक ही ऑप्शन है 86। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाएंगे, हम सिंपल सा लिख देंगे 86 हमारा वर्गमूल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 60 लीटर के एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 7:3 के अनुपात में है। यदि इस मिश्रण से 12 लीटर निकालकर उसकी जगह 12 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाता है, 12 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है, उसके जगह पर क्या किया जाता है, शुद्ध दूध को 12 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाता है, तो दूध और पानी का नया अनुपात क्या है। जब भी मिक्सर एलिगेशन का रिप्लेसमेंट का केस आए तो हम सबसे पहले देखेंगे रिप्लेस किससे कर रहा है। देखिए रिप्लेस विथ 12 लीटर प्योर मिल्क, रिप्लेस किससे कर रहा है, दूध से कर रहा है। हमें दूध पे फोकस नहीं रखना है, किस पे फोकस रखना है, पानी पर, जो दूसरा मिश्रण है जिसको रिप्लेस किया जाता है, उसके अलावा जो मिक्सर है उस पर हमको फोकस करना। 12 लीटर पूरे प्योर मिल्क से क्या कर रिप्लेस किया जाता है, 12/60, एक फ्रैक्शन में कितना, 1/5 से रिप्लेस किया जाता है। जब मिल्क 1/5 से रिप्लेस किया जाता है तो पानी कितना हो जाएगा, 4/5। स्टार्टिंग मिक्सर में हमारा पानी कितना है, मिल्क और वाटर, ये मिल्क है, ये वाटर है, तो ये 7 और 3 का रेशियो है, तो पानी कितना हो जाएगा टोटल में, 3/10। इसको रिप्लेस किससे किया जाता है, मिल्क से। जब पानी हमारा ये है तो हमें पानी पकड़ना है, हमें दूध से कोई मतलब नहीं है, तो दूध यहाँ पर 1/5 से मिल्क से रिप्लेस किया जाता है, तो पानी कितना हो जाएगा, 4/5। इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर आएगा। देखिए 5 बार में, 2 बार में, 6/25। हम क्या करें, हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो हम 6 किसका माने हैं, कहेंगे सर वाटर माने हैं 6, क्योंकि वाटर से कह रहे हैं। इसमें क्या रिप्लेस किया जाता है, मिल्क को रिप्लेस किया जाता है, तो मिल्क से हमें कोई मतलब नहीं है। और नीचे वाला जो हमारा रेशियो आता है, दोनों का आता है, मिल्क प्लस वाटर। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दूध और पानी। इसको अच्छा से थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी उलट के पूछता है पानी और दूध, कभी दूध और पानी। क्या पूछ रहा है, मिल्क और पानी। टोटल 25 लीटर में 6 हमारा दिया है वाटर, तो मिल्क हमारा कितना हो जाएगा, मिल्क का रेशियो 19:6। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या करना है हमको, हमको प्रश्न में देखना है रिप्लेस किससे किया जाता है। रिप्लेस किससे किया, तो मिल्क से किया। 12 टोटल मिक्सर 12 60 लीटर है, तो 12 लीटर मिल्क से रिप्लेस कर दिया। सबसे पहला काम है हमारा 12/60 कर दें, 1/5। किसी पात्र में 1/5 भाग मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा, कहेगा सर 4/5 भाग, यानी शेष भाग हमारा क्या हो गया, पानी हो गया।
हमें पानी से मतलब है, दूध से हमको कोई मतलब नहीं। इसमें दूध की पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 7:3 में शुरुआती में था, तो पानी कितना है 3/10 भाग 3/10 भाग। अब पानी कितना हो गया 4/5। एक ही बार किया, निकाल के फिर उतना डाल दिया। अगर ये एक बार और होता तो फिर हम 4/5 से करते, एक बार और होता तो फिर 4/5 से करते। तो यहाँ पर काटने के बाद हमारा निकला 6/25। ऊपर में हमारा क्या है पानी, क्योंकि हम पानी से खेल रहे हैं। नीचे हमारा मिल्क प्लस वाटर। चलिए आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पी क्यू आर एक त्रिभुज, कौन द्विभाजक अंत केंद्र है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर में कौन द्विभाजक अंत केंद्र आई पर प्रतिच्छेद करती है। अगर कोण पी बराबर 60 डिग्री है, कोण पी कितना है, ये 60 डिग्री, कोण क्यू 70 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, सिंपल सा बताइए। 180 डिग्री सभी लोगों को पता होगा। 60 और 70 कितना 130, ये कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 50 डिग्री। तीसरा कोण निकल गया। हमसे क्या पूछ रहा है, कोण पी आई क्यू, पी आई क्यू, यहाँ पर आई क्या है, इंटरसेक्टर है, मतलब इसका द्विभाजक इसका समद्विभाजक। ये कोण हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी आई, कोण पी आई और क्यू हमसे पूछ रहा है। जानते हो क्या होता है, उसके विपरीत मतलब उसके शीर्ष वाला 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण r/2, यही होगा इसके सामने वाली कोण, सभी लोग को पता होगा। ये देखिए, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल सॉरी ट्रायंगल हो गया, ये उसका इन सेंटर हो गया, तो ये अगर ए है तो बी आई सी बराबर हम क्या मानते हैं, ये बी और सी, तो बी आई सी बराबर क्या लिखते हैं 90 डिग्री प्लस तीसरा कोण जो दूसरा कोण के अलावा प्लस कोण a/2, a/2 लिखते हैं। मतलब जो दो कोण को समद्विभाजित करता है, जो तीसरा कोण है उसका हाफ जोड़ते हैं, इसका हाफ 50, 90 डिग्री प्लस 50/2, 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 9 10 जोड़ दीजिए 100 और प्लस 15 115 डिग्री, कितना हो जाएगा 115 डिग्री। बहुत ही आसान था, सभी लोग को पता होगा। जो दो कोण से बाइसेक्ट किया उसके अलावा जो तीसरा कोण है उसका हाफ प्लस 90 डिग्री हमको जोड़ना है, यही दिमाग में रखना। इस दो कोण से बाइसेक्ट किया, यहाँ पे आए हैं ये तीसरा कोण का हाफ हमको 90 डिग्री में जोड़ देना है। 50 का हाफ कितना होता है, 25 प्लस 90 डिग्री 115। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या लंबवत रेखा को दर्शाता है जहां 4x प्लस 5y बराबर 20 हो। ये हमसे क्या पूछ रहा है, स्लोप से प्रश्न है, यह लंबवत होता है। तो लंबवत जब पूछे तो दो प्रकार का केस आता है, आप पैरेलल और लंबवत दो प्रकार का केस आता है। जब परपेंडिकुलर पूछे तो उसका स्लोप होता है m1 गुने m2 बराबर -1। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जब पैरेलल है इसका स्लोप m1 गुने m2 बराबर माइनस, और जब दो रेखा पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है m1 बराबर m2। यहाँ पर क्या है, दोनों परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं। ये हमारा समीकरण दिया है, और हम समीकरण क्या जानते हैं, हमारा और समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, सभी लोग को पता होगा। जहां m क्या है, m स्लोप, m क्या है स्लोप। अगर हमें दो स्लोप पता हो जाए तो इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। हमारा दिया हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 20। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा दिया हुआ है 4x प्लस 5y बराबर 20, इसके बराबर है। हमें किस रूप में लिखना होगा, y बराबर mx प्लस c के रूप में। y को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 5y, इधर x को लाएंगे तो -5 4x प्लस 20। सब कोई दिक्कत नहीं है। यहां से y बराबर हम लिख सकते हैं -4/5x जोड़, ये 4 से कट जाएगा, ये 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां से स्लोप हमारा क्या निकला, m बराबर m1 बराबर हमारा क्या निकला, तो कहेंगे सर -4/5। एक स्लोप हमारा निकल गया -4/5। हम यहां से दूसरा स्लोप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। m1 गुने m2 बराबर -1 होता है स्लोप, सभी लोग को पता है। m1 बराबर कितना है -4/5 गुने m2 बराबर -1,
माइनस से माइनस कैंसिल, m2 बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 5/4। हमको m2 बराबर 5/4 खोजना है। आप इसका कौन सा ऐसा स्लोप देखेंगे ऑप्शन में जिसका स्लोप 5/4? स्लोप क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। इसको करेंगे, ये 5/4 कहीं से आने का सवाल नहीं है। क्यों नहीं है, कहेंगे सर इसको 5/4 करेंगे, y को इधर लाएंगे तो ये 4/5 हो जाएगा इसका स्लोप। ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं स्लोप। इसका देखिए यहां पर हमको दिख रहा है y बराबर mx प्लस c, यहाँ पे स्लोप क्या है 5/4। स्लोप क्या आ रहा है हमारा 5/4, ऑप्शन नंबर सी हमारा। कहिएगा सर इसका क्यों नहीं होगा, देखिए ये -7y बराबर 8 माइनस 5x जोड़ 8, ये हो जाएगा। इसका स्लोप क्या हो जाएगा 5/7। हमें क्या चाहिए स्लोप, सिर्फ 5/4। 5/4 कहाँ दिख रहा है हमको, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वही हमारा स्लोप। हम क्या किए, प्रश्न में हमें स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप परपेंडिकुलर का क्या होता है m1 गुने m2 बराबर -1। यहाँ से y बराबर mx प्लस c, m क्या होता है स्लोप होता है। इसको समीकरण के रूप में लिख दिए, यहाँ से हमको m1 पता हो गया। जब m1 पता हो गया तो हम इसमें पुट करके m2 निकाल दिए और ऑप्शन की तरह देखें कौन सा हमारा m2 मिल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त केंद्र के बीच 13 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। छोटे वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त के पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। इस स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं क्या कहता है। देखिए दो वृत्त खींचा हुआ है, दो वृत्त है, एक वृत्त बड़ा है एक वृत्त छोटा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त केंद्र के बीच 13 सेंटीमीटर की दूरी है। इन दोनों के सेंटर इसका ये हो गया, इसका सेंटर ये हो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 13 सेंटीमीटर पूरा। ठीक है 13 सेंटीमीटर की दूरी, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न कह रहा है छोटे वृत्त के केंद्र से, छोटे वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यानी यहां से एक स्पर्श रेखा खींची जाए इस प्रकार का, ये स्पर्श रेखा खींची गया। हमसे पूछ रहा है स्पर्श रेखा की 90। हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है, कहेंगे सर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितना, तो ये 90 डिग्री। सभी लोग को पता होगा वृत्त के त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कोण कितना बना देगा 90 डिग्री। तो हमें क्या एक मिल गया, सिंपल सा एक रफ फिगर देखिए, ये 13 हमको पता है, ये 8 पता है, हमें ये निकालना है स्पर्श रेखा की लंबाई। यही तो हमसे कर रहा है 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ये पता है, ये पता है, तो सिंपल सा निकाल दीजिए। 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना 169 माइनस 64 रूट अंडर 105। यही तो हमसे पूछ रहा था वो, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना हो गया 105 रूट अंडर 105। इस फिगर को हम छोटा सा ड्रॉ यहां कर दिए बनाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए और बी का योग सी और डी के योग से 100% अधिक है। इस टाइप का प्रश्न कल के क्लास में किए थे हम लोग। चलिए आज फिर के सेट में आया, ए और बी का योग सी और डी के योग से 100% अधिक है। आइए देखते हैं। ए और बी मतलब ए जोड़ बी और बी और ए और बी और सी प्लस डी, सी और डी का योग जो है 100% अधिक है। अगर सी डी 1 है तो ए बी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये अगर 1 है तो ये 2 हो जाएगा। सी डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से 20% अधिक है। 20% अधिक का अर्थ होता है 1/5, यानी 5 से 6 होना। ये 5 है तो ये 6 हो गया। ठीक है, यदि ए बी से 200% अधिक है, ए बी से 200% अधिक है, ये अगर 1 है तो ये 3 हो गया। 200% का अर्थ ये हो गया कोई 1 से तिगुना हो गया ना। अब कोई एक रिलेशन दे देता है प्रश्न में, यहाँ कहता है डी बराबर 500, क्या दिया हुआ है डी बराबर 500। ये डी बराबर 500 के बराबर है, 100 गुना दिया, इसको भी 100 गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 600। सी और डी टोटल हमारा कितना निकल के आया, ये कहिएगा सर 1100। यहाँ सी डी एक रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 1 का बराबर 1100।
इसको 1100 के बराबर हो जाएगा ये। और 2 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? कहिएगा सर 2200 के बराबर। एक लिंक से हम ए और बी की तक पहुंच गया। प्रश्न में क्या पूछ रहा है? ए का मान ज्ञात कीजिए। ए और बी का रेशियो हमको पता है, ए और बी का टोटल वैल्यू भी पता है, तो आसानी से हम रेशियो निकाल, ए का मान निकाल सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान कितना है? 3। टोटल कितना पे है? 3 एक 4 पे है, लेकिन टोटल वैल्यू कितना है? 2200। 5 55 0 550 गुने 3 ये होगा। 550 को 3 से गुना कीजिएगा, सुनना, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 तिया 15 16, 1650 क्या आएगा हमारे पास? 1650। सिंपल जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम जाएंगे और इसका रिलेशन जोड़ते जाएंगे तो आसानी से प्रश्न आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर समान वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 5 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक संयोजन पर प्राप्त मिश्रधन 5324 और 6442.04 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है। 3 साल और 5 डिफरेंस कितना है? 2 साल का। तो दोनों का हम रेशियो क्या ले लेते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं। देखिए 3 साल 5324, ठीक है। एक हमारा क्या है? 6442.04 यही हमारा दिया हुआ। दोनों का क्या करेंगे? हम अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 साल का डिफरेंस है। रेशियो लिख लें, इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो 100 लिख सकते हैं। अब देखिए जितना काट के हम छोटा कर लेंगे। सबसे पहले संख्या किससे कट रही है? 4 3 7 5 2 7 11 से काटें। 11 से काटिए इसको। 4 11 चौका 44 कितना बच गया? 11 चौका 44 बचा कितना? 6 और 3 9 92 11 8 4 484। इसको भाग दीजिए 11 से। 11 5 55 5 और 4 9 11 8 88, ठीक है। 88 में से 94 गया तो 6, 11 5 55 7, 11 6 66, 11 6 64। 100 इग्नोर कर रहे हैं, बाद में 100 ले लेंगे, ठीक है। फिर इसको काटिए 11 से। 11 चौका 44 4, 11 चौका 44, ठीक है। फिर 11 से काटिए इसको। 5 11 5 55 3, 11 तिया 33 2 4, इतना तक आ गया। अब काटिए फिर से। 11 चौका 44 4 बार में, इसको काटिएगा 484 बार, ये बट्टे 100 है। अब हमारा क्या आ जाएगा? इसको इधर लिखिएगा, दोनों रेशियो है तो ये 400, इसको हम लिख सकते हैं 400 रेशियो 484, 100 ये 121 हो गया। दोनों का अंडर रूट लेना है। क्या लेना है? अंडर रूट लेना है। ये 10 से 11 हो गया। ये क्या हो गया? 10 से 11 हो गया। आप कोई एक समीकरण में ले लीजिए, पुट कर दीजिए, वहां से हो जाएगा। 3 साल का ब्याज हमारा मूलधन दिया हुआ है 5324 रुपया, बराबर पी क्या हो जाएगा? 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10। 3 बार में सभी लोग पता होगा। देखिए 53 से 24 3 बार में कट के क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इसको 3 बार से 11 से कटिएगा तो 4 आएगा। 4 पे कितना सुना? तो पी बराबर हमारा आ जाएगा 4 पे 3 0। कितना आ गया? 4 पे 3 0। काटिएगा थोड़ा आसानी से, सावधानी पूर्वक, क्योंकि एक बार गलती हो गया फिर दिक्कत है। सिंपल काटते जाइए। 11 से जब भी ऐसा प्रश्न आ रहा है 11 से वो डिविजिबल होते जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 7 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 72 है। तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखिए SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी। 12 गुने 4, 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 48। और 7 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 12 7 84। इस दोनों का डिफरेंस जो हमारा दिया हुआ है 36 का डिफरेंस, और ये डिफरेंस कितने के बराबर है? 72 के बराबर। ये डिफरेंस कितना के बराबर? 72 के बराबर। एक का वैल्यू हमारा है 2 के बराबर, 100 का वैल्यू 200 के बराबर। कितना आ जाएगा? 200। SI बराबर क्या होता है? P अगर 100 रहे तो 80% हम मानते हैं। देखिए P बराबर अगर 100 है तो SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी प्रतिशत। ये 84%, ये 48%। दोनों का डिफरेंस कितना? 36% का 72, तो 1% बराबर कितना हो जाए? 100 हो जाएगा। 1% बराबर 2, तो यहाँ 2 जीरो बैठा दीजिए। प्रतिशत यहाँ नहीं लिखे हैं, यहाँ से आप R इंटू टी देख रहे हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य छूट के मूल्य से 120% अधिक है। वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह छूट के मूल्य से 120% अधिक है। अगर हम डी को 100 मानते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एसपी कहेगा 120% अधिक है इससे, ये 220 हो जाएगा। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना हो जाए प्रतिशत, यहां से मार्क प्राइस कितना निकल जाएगा, 220। मार्कअप प्राइस बराबर क्या होता है, एसपी प्लस डिस्काउंट। मार्क प्राइस यहां से क्या निकल जाएगा, 320। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न पूछ रहा है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना प्रतिशत है, दोनों का रेशियो ले लीजिए, एसपी और मार्क प्राइस का रेशियो ले लेंगे। ये 220 है, ये 320। एक दूसरे का कितना प्रतिशत है, 0 से 0 खत्म, 16 11, क्या आ गया 11/16 गुने 100%, यही निकालना है हमें। देखिए 4 बार में 25 बार, 25 11 275 को भागा दीजिए 4 से, 6 चौका 24, 3 बचा 5, 8 8 चौका 32, 3 68.75%, कितना आ जाएगा 68.75%। सिंपल था, डिस्काउंट 100 मान लीजिए, वस्तु का विक्रय मूल्य छूट के मूल्य से 120% अधिक है। अगर डिस्काउंट 100 है इससे 120% अधिक हो गया, 220 रुपया क्या हो गया सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस को जोड़िएगा तो मार्कअप प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का कितना प्रतिशत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पी तथा क्यू एक कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। वे एक साथ कार्य आरंभ करते हैं परंतु 8 दिन के बाद पी को कार्य को क्या करता है, छोड़ देता है। शेष कार्य क्यू के द्वारा 20 दिनों में पूरा किया जाता है। पी अकेले इस संपूर्ण कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इजी है, सिर्फ देखने में इतना बड़ा है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। देखिए पी और क्यू एक कार्य को कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में, दोनों मिलके वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। 8 दिनों के बाद पी काम को छोड़ देता है। पी 8 दिनों में कितना काम किया होगा दोनों मिलकर, देखिए यहां से देखिए पी और क्यू दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करता है, 8 दिन तक काम करता है। उसके बाद पी कार्य को छोड़ देता है, पी कार्य को छोड़ देता है, शेष कार्य क्यू के द्वारा, शेष कार्य कौन किया, क्यू, 20 दिनों में, 20 दिनों में पूरा करता है। तो पी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, आइए यहां से देखते हैं। पी और क्यू 24 दिन 8 दिन तक काम किया, 8/24 काम किया होगा। क्यू 20 दिन तक काम करता है, क्यू का काम का पता नहीं है, टोटल काम 1 होता है, यहां से निकालिए 20 प्लस क्यू 1/3 लिख सकते हैं, बराबर इधर आएगा 1 माइनस 1/3, 20/क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2/3। यहां से क्यू कितना 30 दिन, क्यू कितना दिन आ जाएगा 30 दिन। अब प्रश्न में पूछ रहा है पी प्लस क्यू 24 दिन है, क्यू हमारा यहाँ आ गया 30 दिन, दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, कहेंगे सर 120 यूनिट काम करेगा। ये 5 ये 4, पी प्लस क्यू कितना यूनिट काम करता है 5 यूनिट, क्यू कितना यूनिट काम करेगा 4 यूनिट। अगर ये 5 यूनिट काम करता है, क्यू जिसमें 4 है, तो पी कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। क्या पूछ रहा है, इंटायर वर्क हाउ मेनी, पी पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, 120 काम करना है टोटल, पी के एफिशिएंसी कितना 1, 120 दिनों में पूरा करेगा। यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिख दीजिए 120, पी का क्षमता 1, तो कितना 120। सिंपल आप देख सकते थे पी प्लस क्यू 8 दिन में करता है, क्यू 20 दिनों में करता है, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा था। अब देखिए पी और क्यू एक कार्य को 24 दिनों में करता है, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं परंतु 8 दिन के बाद पी काम को छोड़ देता है। पी और क्यू 8 दिन तक काम किया, उसके बाद पी काम को छोड़ा है, क्यू करता रहा। क्यू अकेला काम कितने दिनों में, क्या 20 दिन। यहाँ से क्यू का हमको ढेर पता लग गया, क्यू किसी काम को कितने दिनों में करता है, कैसे 8 + 24 टोटल काम बटे 20 + क्यू बराबर 1 काम के बराबर हम मानते हैं। यहाँ 20 + क्यू सॉल्व कीजिएगा तो क्यू का 30 दिन, पी प्लस क्यू किसी काम को 24 दिनों में, क्यू किसी काम को 30 दिनों में करता है, तो क्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आंसर हमारा आ जाएगा 120 दिन। पी तथा क्यू अकेले कार्य को करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों में और 24 दिनों में करता है। देखिए पी एक काम को 12 दिनों में और क्यू एक काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए,
कितना आ जाएगा 24। टोटल काम कितना हो जाएगा 24। ये टोटल वर्क हो गया। पी कितना एफिशिएंसी से 2 से क्यू एक्स। पी 12 दिनों में, क्यू 24 दिनों में करता है, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 24। पी का क्षमता 2, क्यू का क्षमता 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न है, वे बारी बारी से काम को एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, यानी पहला दिन कौन का किया, बारी बारी से मतलब क्या, पहला दिन पी किया, फिर क्यू किया, फिर पी किया। मतलब यहाँ के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। मतलब 2 दिन के बाद काम क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। पहले दिन पी कार्य आरंभ करता है, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में, मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में कितना काम होगा। एक दिन पी करेगा, दूसरा दिन क्यू करेगा। पी काम करेगा 2 दिन, 2 की क्षमता से, क्यू करेगा 1 की क्षमता, टोटल 3 काम होता है। काम कितना करना है, 24 काम करना है हमको। गुने 8 कर दीजिए, यहाँ पे 8 कर दीजिए। 16 डे में 24 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 24 काम। काम हम कितना करना था, हमें 24 काम करना ही था। कितना दिन लगा 16 दिन। संपूर्ण कार्य करने में कितने पूरा हो जाएंगे 16 दिनों में। इस टाइप के प्रश्न में क्या किए हम, सबसे पहले नॉर्मली एलसीएम ले लिए। यहाँ से देखिए रिपीट कहाँ पे जाके हो रहा है, पी पहला दिन किया, दूसरा दिन क्यू किया, फिर तीसरा दिन पी आया, तो मतलब इसके बाद ये रिपीटेशन चालू हो गया। तो 2 दिनों में 3 काम हो गया, पी और क्यू। पी एक दिन काम किया हो 2 यूनिट काम किया होगा, क्यू एक दिन काम किया होगा तो 1 यूनिट काम किया होगा। तो 2 दिनों में 3 काम किया, तो कितने दिनों में 24 काम कर देगा। इसको 8 से, इसको भी 8 से गुना कर दीजिएगा, 16 दिनों में 24 यूनिट काम पूरा कर देगा। चलिए आज का क्लास यही खत्म हो गया। 25 क्वेश्चन आपका। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, हमारे चैनल विद्यादान को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए।